लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और यहां से मान के चलो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन वाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर एन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स। आप ये बताओ ऑर्डर है कि कितना है, डिग्री बता दो कितना है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। सारी चीजें बता दो इसका। ओके, लीनियर है ये आप लोग बोल रहे हो, ठीक है लीनियर तो है। ओके यस, टिक कर देता हूँ, ये लीनियर है, लीनियर है, ठीक है। जब लीनियर हो गया तो फिर ये नहीं होगा, क्लियर है, नॉन लीनियर तो नहीं होगा फिर, ठीक है। एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लेकिन डिग्री इसको देख के बता सकते हैं, इसकी पावर वन वन है तो ये वन, डिग्री वन होगी। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में नहीं बता सकते हैं, बिकॉज राइट साइड में क्या है अभी नो आइडिया, है ना। ये चीज हो गई। अब होमोजीनियस कब बनेगा? होमोजीनियस तब बनेगा बेटा जब होमोजीनियस के लिए जब एफ एक्स का मान जीरो हो गया तो होमोजीनियस हो गया, और जब एफ एक्स का मान नॉट इक्वल हो गया जीरो तो नॉन होमोजीनियस हो गया, है ना। ऐसे अपन डायरेक्टली श्योर नहीं है, डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये होमोजीनियस है। अभी सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर वन डिग्री, सॉरी ऑर्डर एन डिग्री वन, ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये जो है ना, और यहाँ पर देखो अच्छे से कांस्टेंट यूज हो रहा है, देखो यहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री ऐसे ए एन, ये सारे कांस्टेंट यूज हो रहे हैं। और जब ये कांस्टेंट यूज हो रहा है विथ, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि इसके कोफिशिएंट कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। चलो इसको और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इस क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। डी की पावर में एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन डी की, डी हट जाएगा, ए एन बस बचेगा, और बाहर में आप y निकालोगे और राइट साइड में एफ एक्स लिखोगे। ये इसका एक और फॉर्म है, ठीक है। सब में हमने देखो यहाँ से y, यहाँ से y, यहाँ से y, यहाँ से y को कॉमन कर दिया है। और d मतलब क्या होता है, यहाँ पर d मतलब होता है ना, डेरिवेटिव होता है, d अपॉन डी एक्स होता है। अगर मैं बोलूँ डी स्क्वायर है तो क्या बोलोगे बेटा, डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर है। अच्छा कोई बोले सर डी क्यूब वाई बता दो कितना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, डी क्यूब बटा डी एक्स क्यूब, ये तो डी है, वाई बोलेगा तो यहाँ वाई डाल देना। समझ में आई बात? चलो ठीक है। अगर सामने वाला बोले सर डी की पावर फोर, टी का मतलब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब होता है डी, डी अपॉन डी की पावर फोर टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और टी है तो टी लगा देना यहाँ पर। तो ये नोटेशन हो गया। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से क्या किए हैं, डी की पावर एन वाई को बाहर निकाल दिया, इसको डी की पावर एन बोल देंगे, ए वन डी की पावर एन बोलेंगे, एन माइनस वन, ऐसे चलते रहेंगे। तो ये जो है एन डिग्री का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, जहां पर ए वन ए टू ए थ्री सारे कांस्टेंट होने चाहिए। तो डी का मतलब जब डेरिवेटिव होता है तो वन बाई डी मतलब होता है इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा वन बाई डी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल टाइम इंटीग्रेशन, वन टाइम डेरिवेटिव, दो बार होगा तो दो बार लिख देना डी एक्स इंटू डी एक्स ऐसा, या डी एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर सामने वाले ने लिख दिया है वाई अपॉन डी डी स्क्वायर, इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है आपसे दो बार इंटीग्रेशन करो y का
क्लियर है? तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन होगा, ध्यान से समझोगे, सॉल्यूशन दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन और एक होता है हमारा नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन। जो होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर CF के नाम से जानते हैं, CF बोलते हैं। CF का पूरा नाम क्या है? CF का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका जो सॉल्यूशन निकलता है उसको PI बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारा जो मेन सॉल्यूशन होता है क्या निकल के आएगा? देयरफॉर जो y जो हमारा मेन सॉल्यूशन होता है वो जो होता है, अगर कोई हमारा नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू CF प्लस PI। ये बचपन में हमने पढ़ा था, ये आप सब ने पढ़ा होगा 12th क्लास में जब आए होगे तो y की वैल्यू CF प्लस PI हम कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पर CF कब निकलता है? होमोजीनियस होता है लेफ्ट वाले के लिए, और PI कब निकलेगा? जब आपका क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस हो, ठीक है। इन केस हम बोल सकते हैं कि इफ, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, पता चल गया कि वो होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अगर होमोजीनियस हो गया तो y जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ CF के बराबर हो जाएगा। इस समय इसका PI क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। तो हम इसको निकालते नहीं हैं, डायरेक्टली बोलते हैं कि y बराबर CF होगा, PI निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है? इज नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब राइट साइड में कुछ ना कुछ है, ऐसा है तो y इक्वल 100%, उस समय PI निकलेगा और CF प्लस PI ही होगा। और ध्यान देना यहाँ पर PI कभी भी 0 नहीं होगा। कोई भी सॉल्यूशन कैसा होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मीन्स ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, या फिर इस फॉर्म में। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो यहाँ से यहाँ y चल रहा था ना, इसीलिए y इसका सॉल्यूशन होता है। अगर यहाँ t चलेगा तो t इसका सॉल्यूशन होगा। मैं y लेके चला हूँ इसीलिए यहाँ पर y बताया हूँ आपको। तो जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन, नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन निकलेगा तब निकलेगा, वो तो निकलता ही है, ऑलवेज निकलता है, जिसको हम CF के नाम से जानते हैं। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा निकलेगा। कैसे निकलेगा वो अभी मैं नहीं बताया हूँ आप लोगों को। PI कैसे निकलेगा वो भी नहीं बताया हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आ जाओ, अभी पहले ये समझो कि CF क्या होता है। तो CF को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो हम होमोजीनियस के लिए निकालेंगे। नॉन होमोजीनियस के लिए मतलब राइट साइड वाला, तो राइट साइड के लिए हम PI भी कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात आती है कि पहले हमको ये चीजें सीखनी पड़ेगी कि CF कैसे कैलकुलेट करे, हाउ टू फाइंड CF, ठीक है। CF कैसे फाइंड करें? सपोज कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमने n के लिए दिया था, अभी मैं n के लिए नहीं दे रहा हूँ, ओनली 3 के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3 ऑर्डर का कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट a0 d की पावर 3y अपॉन dx³ प्लस a1 डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई dx² प्लस a2 dy/dx प्लस a3y इक्वल f(x), यही है। क्लियर है? ये 3 ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर इसको इस फॉर्म में लिखना आपका काम है, a0 d³ प्लस a1 d का स्क्वायर प्लस a2 d प्लस a3, और यहाँ से y, यहाँ से y, यहाँ से y, यहाँ से y, सब जगह से y आपको ऐसे बाहर निकालना है और राइट साइड में f(x) लिखना है। एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 का एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? ओनली ये वाले डिफरेंशियल इधर पढ़ना है, y को छोड़ना है और इक्वल में 0 लिखना है, ठीक है। यानी कि हमको क्या करना है, सिर्फ अंदर वाले पार्ट्स को लिखना है और d के जगह पुट करना है, आपको d को रिप्लेस करना है m से।
डी को रिप्लेस करते जाना है एम से और सिर्फ इतनी पार्ट्स लिखनी है और इक्वल 0 करना है। तो बोलो क्या मिलेगा, A0 M³ प्लस A1 M² प्लस A2 M प्लस A3 इक्वल में 0 करना है। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको देख के नहीं किया, अभी सिर्फ इतना पार्ट्स को इक्वल करना है 0, तभी तो आपको होमोजेनियस मिलेगा। तो ये चीजें आप समझ गए कि ये वाले पार्ट्स को लिखना है, डी के रिप्लेस में एम लिखना है। वैसे डी के भी फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन एम में लिखोगे तो अपनी सुविधा के हिसाब से अच्छा, थोड़ा सा जल्दी बनता है, थोड़ा मतलब अपने को समझ में ज्यादा अच्छे से आता है, ऐसा है। बाकी जरूरत नहीं है एकदम पर्टिकुलर एम में आना है। बहुत सारे बच्चे इसको अल्फा मानते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको टी मानते हैं, कुछ ही मान सकते हो एक कांस्टेंट की तरह, अदरवाइज डी को भी लेके चला सकते हो। तो फर्स्ट क्या करना है, सी एफ फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इस चीज को बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। इसका ये एक्सिलरी इक्वेशन है। और ये दिख रहा है, ये m के फॉर्म में क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा आपको। क्या मिल रहा है, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। और जब क्यूबिक इक्वेशन है मतलब जाहिर सी बात है हम इसको सॉल्व करना सीख चुके थे। अब जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको m की वैल्यू मिलेगी, और m के कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, क्योंकि 3 डिग्री का है। क्यूबिक मतलब क्या होता है, 3 है, तो इसकी 3 वैल्यू मिलेगी। तो मान लो m के 3 वैल्यू आई M1 M2 और M3, ऐसे 3 मान आ गए, इसके 3 निकल गए। जिसको हम क्या बोलते जानते हो, इसको हम बोलते हैं जीरोस। इस समीकरण के जीरोस है या रूट्स है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। पहला, इफ M1 नॉट इक्वल्स टू M2 नॉट इक्वल्स टू M3, इसका मतलब तीनों के तीनों अलग अलग है, डिफरेंट है। m की जो वैल्यू है वो सारी कैसी है, अलग अलग है, लाइक 2 3 5 1 2 3 1 0 1, है ना, 1 0 -1, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। ये अलग नंबर, ये अलग नंबर, ये अलग नंबर। अगर ऐसा है देन इस केस में हम बोलेंगे बेटा सी एफ कितना होगा, तो सी एफ होने वाला है, डायरेक्ट लिखेंगे सी एफ बराबर, इसके लिए कांस्टेंट, इसके लिए, इसके लिए 3 है तो इतनी 3 ठो बनेगा। तो C1 e⁻ में M1 x लिखेंगे, प्लस C2 e⁻ में M2 का नंबर लिखेंगे और x लिखेंगे, प्लस C3 e⁻ में M3 x लिखेंगे। बस ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर x क्यों आया, x इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन x के रेस्पेक्ट में, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस वजह से हम वहां पर x लिखे हैं। अगर यहाँ t चला होता dy/dt d²y/dt, तो हम यहाँ पर t के फॉर्म में लिखते। ठीक है, आया समझ में, यस या नो, जल्दी बताओ। यदि मान लो दो ठोक सेम हो गया, M1 और M2 हो सकते हैं, होता है ना कभी कभी, और M3 जो है नॉट इक्वल है, जैसे m की वैल्यू निकलती है 1 1 0, ठीक है, 1 1 1 2 1 हो गया, 0 1 1 हो गया। ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं जहां पर दो ठोक सेम होते हैं और एक नहीं होता है, तो इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा है तब सी एफ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जितनी वैल्यू सेम है ना उतने के लिए ऐसा यूज करते हैं, C1 + C2x, ऐसा। तो सेम हो गया, क्योंकि दोनों सेम को 2 बार क्यों लिखोगे, तो दोनों में से एक जगह ऐसा लिखना है कॉमन करके, इसको e⁻ में M1 लिखो या M2 लिखो, दोनों तो सेम है। लेकिन यहाँ पर ना C1 + C2 ना लिख के C1 + C2x लिखते हैं। 2 समान है तो एक x आएगा, 3 समान होता है एक और x बढ़ जाएगा, आएगा भी धीरे धीरे समझ में, देखते जाओ अभी। और M3 अलग है तो भैया इसके लिए आपको तो अलग से निकालना पड़ेगा, e⁻ में M3x। अब यहाँ पर आप M1 लिखो या M2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एक और केस आते हैं, जिसको न समझ में आया हो एक बार और देखें इसको। अगर मान लेता हूं कि ऐसा भी केस हो सकता है कि M1 और M2 और M3 कैसे हैं, इक्वल है, तीनों के तीनों समान है, ठीक है। तो ये तीनों नॉट इक्वल में केस के लिए, ये केस के लिए और ये केस के लिए। अब जब ऐसा हो गया देन
अभी एक चीज मैं बताया नहीं हूँ इसमें, मेन चीज क्या, यहाँ पर M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, सारे के सारे रियल थे। ठीक है, चलो ठीक है। जब तीनों तीन बराबर दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सी एफ आपका यही बनेगा। तीन इक्वल है तो इसके लिए C1, इसके लिए प्लस C2x लिखना पड़ेगा, फिर इसके लिए प्लस C3x का स्क्वायर। जितना सेम नंबर उतने से एक कम डिग्री तक का पॉलिनोमियल बनता है यहाँ पर। तो तीनों समान हो गया, तो तीनों से एक के लिए C1, दूसरे के लिए C1x, प्लस तीसरे के लिए C2x स्क्वायर, इनटू में e टू दी पावर में कोई भी लिखो, M1 हो या M1 M2 सब तो बराबर ही है। ये चीजें क्या सबको आया समझ में? चौथा पॉइंट ये कहता है अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में हो, और जब भी अल्फा प्लस बीटा होगा तो माइनस भी उसका सॉल्यूशन होता है। ये आप लोगों को पता होगा। अगर किसी इक्वेशन का 2+3 आयोटा अगर सॉल्यूशन है तो 2-3 आयोटा भी इसका सॉल्यूशन होगा। ये आप लोग को याद रख लेनी चीजें। कॉम्प्लेक्स कभी भी अकेला नहीं होता, इसके साथ हमेशा इसका 2 कॉन्जुगेट भी साथ में चलता है। कि अगर आपसे सामने वाला रूट्स बोले फाइंड करो, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स है तो समझ लो दो कॉम्प्लेक्स होंगे। कभी भी कॉम्प्लेक्स एक के फॉर्म में नहीं होते, 1, 3, 5 ऑड नंबर में नहीं होते, होंगे तो दो होंगे, अदरवाइज 4 होंगे, अदरवाइज 6 होंगे। इस तरह के रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन इवन ऑर्डर। क्लियर है? यस या नो करके कमेंट करो। यहाँ सर क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, नहीं आया तो भी बता दो, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो। तो m बराबर अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में अगर है, और तीसरा रूट्स मान लो M3 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं दो के लिए बता रहा हूँ। तो CF आपको निकालना पड़ेगा e टू दी पावर में, ये अल्फा लिखना है, x लिखना है, ब्रैकेट बनाओगे, दो है, दो ठो दिख रहा है ना प्लस और माइनस के लिए, तो एक C1 कॉस बीटा लिखोगे और x प्लस C2 साइन बीटा x। तो आओ इसके एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल 0। दिस इज अ ऑर्डर 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस है तो इसका क्या नहीं निकलेगा, पी नहीं निकलेगा, क्योंकि राइट साइड का 0 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको बेटा, इसको पहले कन्वर्ट करो किस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, डी स्क्वायर वाई प्लस 5 dy और माइनस 4। और अगर सब में से y बाहर निकाल लोगे तो और अच्छी बात है, यहाँ से y निकला, यहाँ से y निकला, ठीक, और बाहर y इक्वल में 0 लिख दिया। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो हम क्या निकालते हैं, शॉर्टकट में लिख देता हूँ एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है बताओ? एक्सिलरी इक्वेशन बताया था, डी के रिप्लेस में m डालते हैं तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 4 इक्वल 0। तो इसको क्वाड्रेटिक में सॉल्व करना पड़ता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर है, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी a देखो 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -4 है, तो लगा दो फॉर्मूला, प्रैक्टिस करोगे ये इजी बन जाएगा। तो क्या बनेगा, m की वैल्यू निकलेगी, m की वैल्यू माइनस लगेगी, b की वैल्यू कितनी है माइनस का, यहाँ पर 5 है, प्लस माइनस लिखते हैं अंडर रूट में b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, माइनस 4ac करोगे, a का मान 1 है, c का मान -4 है, तो ये जो है 4ac की वैल्यू -4 और डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1, ये हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 चौक 16, 25 माइनस ये हो गया 25 प्लस 16 बन गया, डिवाइड बाई 2, ये बनेगा -5 प्लस माइनस 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 3 4 41 डिवाइड बाई 2। तो एक रूट से बोलूँ, अगर मैं बोलूँ बेटा m1 कौन हो गया, तो m1 हो गया -5 प्लस अंडर रूट में 41 डिवाइड बाई 2 हो गया, और m2 कौन हो गया -5
माइनस अंडर रूट में 41 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो ये चेक करो, अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ m1 और m2 दोनों सेम है या अलग अलग है? वेरी गुड, अलग अलग नंबर है। और जब भी अलग अलग नंबर होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हमारा CF क्या निकलता है? CF यही तो होता है, C1 लिखना है, e टू दी पावर में ये जो भी है लिख देना है, -5 प्लस अंडर रूट में 41 डिवाइड बाई 2 इतना इंटू एक्स ऐसा, और प्लस C2 लिख के e टू दी पावर में -5 माइनस अंडर रूट में 41 पूरे के डिवाइड बाई 2 बाहर एक्स ऐसा। तो C1 e टू द पावर इतना प्लस C2 e टू द पावर में इतना। कभी कभी एग्जाम में इसको सॉल्व कर लेता है, देखो 5/2 यहाँ से भी मैच कर जाएगा, तो -5/2x को कॉमन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ से देखो e टू द पावर -5/2 e टू द पावर -5/2 बाहर निकाल दो, तो e टू द पावर में -5/2 x ज्यादा ज्यादा बाहर निकलेगा, और कुछ नहीं कर सकते हो। फिर C1 e टू द पावर में ये वाला तो बच जाएगा, C1 e टू द पावर में अंडर रूट में 41 डिवाइड बाई 2 एक्स ऐसा करके, प्लस C2 e टू द पावर में माइनस अंडर रूट में 41 डिवाइड बाई 2 एक्स। बट इतना जरूरत तामझाम नहीं है, वो एग्जाम के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि कौन सा है। ठीक है, सॉल्व। क्या लिखा गया है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए बोल रहा है। तो पहले तो इसको लिखो डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस का 15 बाहर वाई। अरे एग्जाम में देगा ना बेटा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अरे एक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ये डायरेक्ट लिखो m स्क्वायर 8m प्लस 15। ठीक है, ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 15 इक्वल 15 इक्वल 0। और आपको पता होगा 5 3 15 भी होता है और 5 3 8 भी होता है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 5m प्लस 15 इक्वल 0। यहाँ से m कॉमन लोगे तो m प्लस 3 मिलेगा, यहाँ से 5 को कॉमन करोगे तो m प्लस 3 मिलेगा। दोनों साइड से देखोगे तो m प्लस 3 कॉमन करोगे तो एक्स्ट्रा बचेगा m प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ से m की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी? -3 -5। अगर ऐसा हो गया तो CF क्या होता है? CF होता है C1 e टू दी पावर में -3x प्लस C2 e टू दी पावर में माइनस का 5x। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व। और क्वेश्चन दे देता हूँ, डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल 0। इसको लिख सकते हैं m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इक्वल 0, यही आएगा। ये कहीं ना कहीं देखो, ये अच्छे से किसका है? ये m-1 का होल स्क्वायर होल क्यूब का फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर। आप a के जगह 1, a के जगह m, b के जगह 1 डालोगे तो यही आ जाएगा, m-1 का होल क्यूब, m का क्यूब -1 प्लस 3m 1 का स्क्वायर 3m वाला पॉजिटिव आएगा, -3 उल्टा लिख दिए हैं क्या? ये माइनस को ये प्लस करो, ये माइनस करो। अब क्लियर है? -3m -3 a स्क्वायर भी, तो 3m स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर 3 भी मिस्टेक है ना? ओके ओके, यहाँ मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा था, तो 3m स्क्वायर वाला माइनस में रहेगा, सही दिया था, -3m स्क्वायर रहेगा प्लस 3 रहेगा ऐसा। क्लियर है अभी? तो ये बनेगा प्लस का 3m स्क्वायर माइनस 3m m स्क्वायर माइनस 3m m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 इक्वल 0। अब देखो, देख के बता सकते हो, ये m-1 का होल क्यूब को डिनोट कर रहा है, तो m की वैल्यू कितनी कितनी आएगी? वेरी गुड, m की वैल्यू कितनी आएगी? 1 1 1 आएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m की वैल्यू जो है 1 1 1 आ गई। और जब तीनों 1 हो गया तो कौन सा मेथड लगेगा? तो CF क्या निकलेगा? CF निकलने वाला है C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, क्योंकि तीनों समान हैं, इसीलिए ऐसा बनेगा। और e टू दी पावर में m1 के लिए 1x मीन्स 1x लिखोगे, और दिस इज जस्ट y ही CF होता है,
तो y बराबर c1 प्लस c2x प्लस c3 एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर में x। दिस इज अ सॉल्यूशन। यस या नो? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy/dx प्लस का 4 इक्वल में 0। बता सकते हो इसका क्या बनेगा? m प्लस, ये क्या है? ये m+2 का होल स्क्वायर ही तो है, इसको तोड़ोगे तो वही तो आएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी -2 मिलेगी, दोनों सेम है। तो CF क्या निकलता है? C1 प्लस C2x लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है, ऐसा। और इसी को y बोल दो, खत्म कहानी। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस वाई इक्वल 0। ये कॉम्प्लेक्स वाले हो गए। कन्वर्ट करने के लिए इसको लिखोगे डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 बाहर y इक्वल 0। फिर लिखोगे m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल 0। फिर लिखोगे m बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, b1 है 1 -4ac डिवाइड बाई 2a -1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 3। m की वैल्यू आएगी -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट में 3/2 आयोटा। आयोटा इसलिए होगा अंडर रूट में -1 को हम आयोटा बोलते हैं। फिर जब ये आयोटा बन गया और 2 अलग अलग कर दिए, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, तो हमारा CF क्या निकलने वाला है? C1 छोड़ो, सबसे पहले तो इसको लिखते हैं e टू दी पावर में -1/2 x, ऐसा ब्रैकेट में डाल के C1 cos बीटा अंडर रूट में 3/2 x प्लस C2 साइन अंडर रूट में 3/2 x। क्लियर है? d की पावर 4 -6d³ प्लस 12d स्क्वायर माइनस 8d और बाहर y इक्वल 0। तो इस पैटर्न में सामने वाला मान के चलो खुद ही दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व डी के फॉर्म में ही दे दिया, तो डायरेक्ट इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे हम। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? m की पावर 4 -6m³ प्लस 12m स्क्वायर माइनस 8m इक्वल 0। अब आपको दिख रहा है, अरे यहाँ से तो m कॉमन है, निकाल लियो। m कॉमन निकालोगे तो ये m³ -6m² प्लस 12m -8 बनेगा इक्वल में 0। ये किसका क्यूब है? दिख रहा है किसका क्यूब है? लॉजिक समझो, ये तो m बन गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या है? ये m-2 का होल क्यूब तो है। अच्छे से देखो फॉर्मूला के, a का क्यूब b का क्यूब 8 आएगा, 3ab तो 3m² यानी कि, और m 2 दूनी 4 हो गया, तो 2 2 जा 4 3 जा 12m आएगा, और एक जगह आएगा 3m² माइन, और ये 6 3 2 जा 6m, ये माइनस। तो यहाँ से m की कितनी मिल गई? 2 तो मिल गया, 0 मिल गया, और 2 मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया, 4 वैल्यू भाई, एक 0 और एक 2 2 2 मिल गया। तो CF क्या मिलेगा भैया? CF 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 0 के लिए क्या करोगे? C1 e टू दी पावर 0x लिख दे, तो अलग है ना, ये तो अलग से बेचारा है। लेकिन ये दोनों तीनों तो सेम है ना, जब सेम हो जाते हैं तीनों भाई भाई बंधु हो गए, तो बंधु हो गए तो कैसे लिखोगे? C2 प्लस C3x प्लस C4x², ऐसा बनाना पड़ता है ना। एक कांस्टेंट, फिर एक x वाला, फिर एक x² वाला, और e टू दी पावर में 2x लिखना पड़ता है। अब बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो करके कमेंट करो।